Hello students, welcome back to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डेमोक्रेसी के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने डेमोक्रेसी के एक फीचर के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हम ये बात कर रहे थे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो एक तो हमारी सिंपल डेफिनेशन है कि भाई डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द पीपल विद इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वो क्या करते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं बेसिक राइट्स या फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कभी कभी हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में डिफरेंशिएट करते समय मिसलीड हो सकते हैं, गलती कर सकते हैं। रीजन, बहुत सारे ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो ये प्रिटेंड करते हैं, जो ये बहाना बनाते हैं, जो दिखावा करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वास्तव में वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम डेमोक्रेसी को, उसके मीनिंग को डेप्थ में समझें। तो जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, दैट इज रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, दे टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो भी रूलर्स इलेक्ट होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर होती है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की पावर ऐसे लोगों के पास नहीं होती जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड न हुए। और इस सेंस में हमने पाकिस्तान की केस स्टडी को भी डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग इन दिस वीडियो द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, केवल और केवल इलेक्शन होना एट रेगुलर इंटरवल, इट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। इलेक्शंस क्या होने चाहिए? फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। फ्री एंड फेयर मैनर का मतलब ऐसे इलेक्शंस विच अलाउ द वोटर्स अ चॉइस टू चूज फ्रॉम। ऐसे इलेक्शंस जो वोटर्स को एक चॉइस प्रोवाइड करें। ठीक है, चॉइस किसकी? रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि भाई ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सारे कैंडिडेट्स हैं, विच एवर द कैंडिडेट्स द पीपल थिंक द बेस्ट, they vote and get elected. That candidate would be getting elected as the representative of the people from that area. कभी कभी क्या होता है, हमारे इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शंस तो हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑफरिंग पीपल एनी चॉइस।
लोगों को वो कोई भी, यानी कि वोटर्स को वो कोई भी चॉइस प्रोवाइड नहीं करते। एंड इन दिस सेंस वी हैव द केस स्टडी ऑफ चाइना. इन चाइना इलेक्शंस are held after every 5 years. Every 5 years to elect 3,000 representatives to its parliament. पार्लियामेंट, जिसको चाइनीज में क्वानगो, रैनमिन, दाइबाओ, दाहुई, या इसको हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी बोलते हैं. नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस में जो भी चाइनीज रीजन्स हैं उन वो 3,000 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं अपने पार्लियामेंट के लिए. राइट. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, these representatives elect the president of China. ये जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. ठीक. अब केवल और केवल हमको यही पोर्शन पता है चाइना के इलेक्शन के बारे में, तो भाई हम तुरंत ही मान लेंगे कि भाई चाइना तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. आपसे पूछा जाए कि भाई चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप भी कहोगे हाँ चाइना इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. भाई 3,000 रिप्रेजेंटेटिव्स वो अपने इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. तो चाइना भाई डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं? ये तो डेमोक्रेटिक है. हमारे इंडिया में भी तो ऐसे ही होता है. आफ्टर एवरी 5 years द पीपल दे इलेक्ट the representatives to the Lok Sabha, and whichever the political party wins the majority in the Lok Sabha, तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर, उस पार्टी के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर, ठीक है, अपना एक लीडर इलेक्ट कर लेते हैं, एंड दैट लीडर इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो इंडिया भी तो डेमोक्रेसी है. तो इंडिया जब डेमोक्रेसी है तो चाइना क्यों नहीं है? नाउ वी हैव टू गो इन डेप्थ. मैंने आपको क्या बताया? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वो होंगे, या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो होंगे जो लोगों को एक चॉइस ऑफर करते हैं. नाउ वी हैव टू सी द इलेक्शंस इन चाइना, हाउ दे आर कंडक्टेड, whether the elections in China they offer any choice to the people or not. So see what happens in elections. Only Chinese Communist Party and its 8 small
affiliates have only the power, only have the power, only have the power in elections. The Chinese Communist Party and its 8 small affiliates only have the power to contest the election. ठीक है, यानी कि नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठीक है, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुड, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, कुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स द पीपल डू नॉट गेट एनी चॉइस ड्यूरिंग द election, and every time the Chinese Communist Party forms the government, हर बार केवल और केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, all the other political parties obviously they are illegal, they could not participate in the election, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि यहां पर जो भी इलेक्शंस होते हैं चाइना के अंदर, दे डू नॉट ऑफर एनी चॉइस टू द वोटर्स देयर, एंड दिस इज द रीजन हम क्या कहेंगे, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू मैक्सिको, अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। मैक्सिको a Latin American country. It got independence in 1930। 1930 में इसको इलेक्शन मिला, इसको इंडिपेंडेंस मिली। सिंस 1930 until 2000, only PRI win the elections. PRI का मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यानी कि 1930 से लेकर और 2000 तक मैक्सिको में जो भी इलेक्शंस हुए वो सारे के सारे किसने जीते, PRI।
ठीक है, only PRI won the elections and formed the government. अब यहां पर इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि PRI इज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लोग जो है वो उससे इतना खुश है कि एवरी टाइम दैट अ पार्टी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट बिकॉज द पीपल लाइक दैट पार्टी. भाई हमारे इंडिया में भी तो ऐसे ही हुआ. 1952 में फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्शंस वर हेल्ड और 1952 से लेकर एंड फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स 1977 तक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट. तो अगर मैक्सिको में हो सकता है कि PRI और ज्यादा पॉपुलर हो, कांग्रेस से भी ज्यादा पॉपुलर हो वहां पर, तो दिस इज द रीजन व्हाई द पीपल दे आर वोटिंग टू द PRI. यहां पर इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 6 years. हर 6 साल बाद यहां पर इलेक्शंस होते हैं एंड एवरी टाइम PRI विंस. कैसे होता है? हाउ दिस इज एक्चुअली PRI uses many unfair practices to win the election. वो इलेक्शन को जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स या हम कहें अनफेयर ट्रिक्स को वो यूज करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहां पर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया is controlled by the PRI. मीडिया जो है मैक्सिको के अंदर वो PRI कंट्रोल करती है एंड इट ऑलवेज क्रिटिसाइजेस द अपोजिशन पार्टीज एंड प्रेजेस द गवर्नमेंट. ये हमेशा गवर्नमेंट की तारीफ करती है और जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी बुराई करती है. pro-government media. Secondly, the meetings of opposition parties are disrupted and their leaders are harassed. ठीक है, यानी कि जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उनको डिस्टर्ब किया जाता है और साथ ही साथ जो उसके लीडर्स हैं उनको हैरेस किया जाता है. ठीक, पोलिंग बूथ्स are shifted to distant places to prevent voters from voting. Shifted to distant places in the last moment, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर. distant places in the last moment. लास्ट मोमेंट में जो पोलिंग बूथ्स होते हैं जहां पर लोग वोट डालने जाते हैं उसको शिफ्ट कर दिया जाता है दूर.
जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी का जो पोलिंग बूथ है, सपोज करो पोलिंग शुरू होना है 7 बजे, एंड व्हेन द वोटर्स रीच टू द पोलिंग बूथ्स, दे केम टू नो कि उनका जो पोलिंग बूथ है वो 100 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। वाई दे डू सो? पीआरआई ऐसे क्यों करती है? क्योंकि पीआरआई को जब ये इनपुट मिल जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के जो वोटर्स हैं दे डू नॉट वोट टू द पार्टी, तो वो उनको प्रिवेंट करने के लिए कि वो अपना वोट ना डाल पाए, तो वो पोलिंग बूथ्स को डिस्टेंट प्लेसेस पर शिफ्ट कर देते हैं। टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रेशराइज द पेरेंट्स टू वोट only the PRI. जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, भाई उनको भी क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि भाई आप पेरेंट्स को प्रेशराइज करो कि वो केवल और केवल पीआरआई के फेवर में ही वोट करेंगे। और एक और चीज जो हम यहां पर देखते हैं, ऑल गवर्नमेंट employees are required to be the member of the PRI and attend its meetings. सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कंपलसरी होता है कि वो पीआरआई के मेंबर बने और इसके मीटिंग्स को अटेंड करें। तो अगेन यू कैन सी, एक चीज हमारी इस एग्जांपल से तो समझ में आती है कि भाई ठीक है, मैक्सिको के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। यहां पर चाइना की तरह से वन पार्टी सिस्टम तो नहीं है। चाइना में तो देयर इज नो चॉइस बिफोर द पीपल, ठीक है। मैक्सिको के अंदर द चॉइस इज प्रोवाइडेड। हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे चॉइस नहीं है, बिकॉज द अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो देयर। लेकिन क्या ये चॉइस रियल सेंस में मिल रही है? नो। So though the people in Mexico, they vote, a number of political parties are also present over there. They can contest the election, but you can see that the political parties, they are not managed to win. Other political parties, the political parties other than PRI, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि जो पीआरआई है वो क्या कर रही है, वो इलेक्शन प्रोसीजर को, पूरा के पूरे इलेक्शन को वो मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? द इलेक्शन विच ऑफर अ चॉइस, ठीक है, विच ऑफर अ चॉइस टू वोटर्स इन रियल सेंस। जैसे हमने चाइना में देखा था, वहां तो है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है।
और मैक्सिको में है तो चॉइस है, लेकिन इट इज नॉट इन द रियल सेंस। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब इस तरह का इलेक्शन प्रोसीजर होगा तो हमारा जो भी रूलिंग पार्टी है इट वुड नेवर एवर बी लूजिंग द इलेक्शन। तो अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो पहली चीज ये तो हमारा एक तो चॉइस तो ऑफर करता ही है, साथ ही साथ यू कैन से द रूलिंग पार्टी has also a chance a fair chance to lose the election, to lose the power or to lose the election. ठीक है, तो जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो भी इलेक्शन हार सकती है और सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, इलेक्शन में लोगों को एक चॉइस मिल सके रियल सेंस में, तभी हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस हमारे फ्री एंड फेयर होंगे और तभी वो कंट्री हम कह सकते हैं दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फाइन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर of democratic system or democracy, that is one person one vote one value। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एक कहते हैं ना पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी, वी कैन से इट एज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि आप किसी भी रिलीजन के हैं, अगर इंडिया की बात करें किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, आपका कल्चर कुछ भी है, यू बिलोंग टू एनी सेक्स, आप किसी भी एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन सभी को वोट देने का राइट है और साथ ही साथ इफ दे आर 18 years and above, and together with that if they wish, और अगर उनकी एज 25 years and above है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन इसलिए। हमारे यहां हर एक पर्सन का एक ही वोट होता है, whether we talk about the president, the first citizen of the country, or the poorest, सभी एक ही वोट देंगे और वोट की वैल्यू भी इक्वल होती है, चाहे वो अंबानी हो या मैं हूं, बोथ हैव वन वोट and the value of both of our vote is one। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता, तो क्या कहेंगे हम उनको, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया। फॉर लॉन्ग till 2015 women did not have the right to vote, यानी कि यहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, डिस्क्रिमिनेशन among the voters on the basis of their sex। In Estonia, this was a republic of former USSR, Union of Soviets of Socialist Republic,
जिसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आप कह सकते हो। एंड आफ्टर दैट द गवर्नमेंट, अ बोल्शेविक गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ओवर देयर, और रशिया जो है इमर्ज्ड एज अ कन्फेडरेशन ऑफ 15 रिपब्लिक्स, जिसमें एस्टोनिया एक था। इन 1990s ये जो हमारा यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियट्स एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड, और इसके सारे जो भी रिपब्लिक्स थे वो सारे अलग अलग हो गए। तो और एस्टोनिया ये हमारा यूएसएसआर का, फॉर्मर यूएसएसआर का एक रिपब्लिक था। इन एस्टोनिया सिटीजनशिप रूल्स are discriminatory against the Russian minorities, and it is difficult for them, it is difficult for them to vote। यानी कि यहां भी जो रशियन माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सिटीजनशिप रूल्स इस तरीके से बनाए गए हैं, सिटीजनशिप लॉज इस तरीके के हैं कि वो रशियन माइनॉरिटीज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनको वोट डालना मुश्किल होता है। दैट मीन्स अगर आप प्रैक्टिकली कहें तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू वोट इन द इलेक्शन। पॉलिटिकल इक्वालिटी अगेन इज डिनाइड हियर। नेक्स्ट हम आते हैं इन फिजी the value of the vote of a native Fijian is more than the value of vote of an Indian Fijian। भाई ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बहुत सारे लोग इंडिया से फिजी, सिलोन दैट मीन्स श्रीलंका, कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है, इन कंट्रीज में गए टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, टी, कॉफी, रबर, ठीक है, इन प्लांटेशंस पर काम करने के लिए वो गए। दे वर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, उनमें से कुछ वापस अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस इंडिया में आ गए और कुछ वहीं पर सेटल हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कौन हो गए? इंडियन फिजियन और नेटिव फिजियन यानी कि वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। तो दोनों के वोट्स में क्या है? डिफरेंस। दोनों के वोटिंग राइट्स में क्या है? डिफरेंस है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इन इंडिया वी ऑल्सो हैव द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड यू नो कि हमने अपने जो पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि भाई अगर हमारे पार्लियामेंट में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 543, अगर उसमें से कोई भी मेंबर अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नहीं है तो 2 मेंबर्स
नॉमिनेट होंगे बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा. In India, no political discrimination has been made. All are equal. तो India is a democracy and Fiji you can say, क्योंकि वहां पर इन तीनों ही कंट्रीज में देखो तो हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नॉट फॉलोड एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दे आर द डेमोक्रेसीज इन द ट्रू सेंस, दो दे वर प्रिटेंडिंग, वो दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इन द रियल सेंस दे आर नॉट डेमोक्रेसीज. चलो वी मूव टू द नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर. रूल ऑफ लॉ and respect for rights. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमेशा क्या होता है, रूल ऑफ लॉ. दैट मीन्स एवरीबडी इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल बिफोर द लॉ. नोबडी इज अबव द लॉ. Even the president, even the prime minister or the president, they are not above the laws. ठीक है, अपने इंडिया में देखो, we can find that so many instances where the power holders, यानी कि हमारे जो even one of the prime minister, he had to face a conviction in the court, and during his trial, he had to regularly go, ठीक है, to be present in the court's proceedings while the court's proceedings were there. हालांकि later on he was not found guilty and he was acquitted by the court, but at least even the prime minister is not above the law. मेरा कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारा लॉ से अबव नहीं है, ऊपर नहीं है. We can take the example of Zimbabwe. Zimbabwe, I think all of you know that this is an African country. Zimbabwe got independence from the white minority rule. यहां पर भी व्हाइट्स जो है वो रूल कर रहे थे, व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. In 1980. After independence, ZANU-PF, the political party that led the freedom struggle, had formed the government and its leader Robert Mugabe had become the president. ZANU-PF, Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ये इसका पूरा नाम है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट. ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ZANU-PF formed the government and its leader Robert Mugabe became the president. अब जो रॉबर्ट मुगाबे थे,
he was a freedom fighter, a popular leader. रॉबर्ट मुगाबे कौन है? फ्रीडम फाइटर, एंड अ पॉपुलर लीडर. ये एग्जाम्पल हमको ये शो करता है कि इवन द पॉपुलर लीडर्स में टर्न इनटू अ डिक्टेटर, इनटू अ नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स. सो दिस वाज व्हाट हैपेंड. रॉबर्ट मुगाबे हालांकि वो फ्रीडम फाइटर भी थे, पॉपुलर लीडर भी थे, ठीक है. तो हिज गवर्नमेंट passed several laws, या आप कह सकते हो made changes in the constitution to make the president, to make him, you can say, to make him less accountable and restrict the people's right to criticize his government, यानी कि उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, ठीक है, अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया. लेस अकाउंटेबल, अपनी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए, वो जनता के लिए जो उनकी जवाबदेही थी, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उसको उन्होंने कम कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से. और साथ ही साथ लोगों का जो एक राइट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, लोगों के पास राइट होता है, लोगों के पास कि वो गवर्नमेंट के अगर वो इफ द गवर्नमेंट वर नॉट वर्किंग एज पर देयर विशेस, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं. तो ऐसा भी उन्होंने उस राइट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया. मीटिंग्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, opposition parties during elections were disrupted. डिस्टर्ब किया जाता था, ठीक है. एंड their members were harassed. अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को परेशान किया जाता था, और साथ ही साथ जो उनकी मीटिंग्स होती थी जो इलेक्शंस के टाइम पर, तो उसको भी क्या किया जाता था, डिस्टर्ब किया जाता था. मीडिया is under control of the government. मीडिया भी किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में. कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट who were doing independent reportings highlighting the corruptions and unpopular एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर्स को क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था. कोर्ट्स had passed several orders against the government, but
they were all ignored. अब बताओ, यहां पर ना तो रूल ऑफ लॉ है, द प्रेसिडेंट ही बिहेव जस्ट लाइक दैट ही वॉज above the law, he was not subjected to law, है ना, वो लॉ से ऊपर है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, देयर वाज नो रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स विद इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है भाई, इलेक्शंस भी हो रहे हैं भाई, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे होते हैं, तो इलेक्शन दे ऑलवेज ऑफर अ चॉइस टू द पीपल। Political parties, they are free to contest the election. Candidates, they are free to have their election campaigns. वो public meetings कर सकते हैं। People have the right to criticize the government. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, यहां पर नहीं है। A democratic government always obeys the orders of the court. वो भी नहीं है यहां पर। What do you say? केवल और केवल ये देखना कि हमारा किसी भी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, इट इज नॉट सफिशिएंट। हमको क्या करना है, हमको ये भी देखना है कि भाई इलेक्शन के पहले का सिनेरियो क्या है और इलेक्शन के बाद का सिनेरियो क्या है। वेदर विद इन दैट कंट्री देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, टू रन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी प्रेशर। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, the leaders they are harassed, the political opposition party leaders they are harassed। डेमोक्रेसी के अंदर हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो भी नहीं है। व्हाट डू यू से? ऐसे किसी भी कंट्री में जहां पर रेस्पेक्ट फॉर राइट्स ना हो, जहां पर रूल ऑफ लॉ ना हो, क्या आप उसको कह सकते हैं कि इज दैट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? सर्टेनली नो। So that's why we say कि Zimbabwe was not a democratic country under Robert Mugabe। तो इस तरीके से हमारे ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस किए हैं। वन, इन द फर्स्ट वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किया था, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेट अस समराइज। तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, जिनको हम समराइज कर सकते हैं इधर। नंबर 1 जो हमने डिस्कस किए थे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 1, रूलर्स elected by people, elected by the people, take important decisions, take important decisions। Secondly, elections are held at regular intervals and offer a choice to and offer a real choice to the voters to choose from। ठीक है,
and political parties are also free to contest the election. Thirdly, principle of one person, one vote, one value is always followed. And finally, there is always rule of law and respect for citizens, or you can say the rights of citizens. So these are all some of the important features of democracy. नेक्स्ट अपने वीडियो में हम डेमोक्रेसी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे. आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. एंड if you have still not subscribed my channel, then subscribe the channel also. Thank you and have a cheerful learning.